हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल देखिए आपका भारत का भूगोल का एक हम वीडियो लिए थे, है ना। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। पार्ट 1 हम लोग किए और आज इसका होगा पार्ट 2, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग आज लगभग 150 से ज़्यादा सवाल हम कंप्लीट करेंगे और 2-3 चैप्टर हम यहाँ पर अभी आप कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे भारत की नदियाँ हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, भारत के प्रमुख दर्रे को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और एक चैप्टर हम और यहाँ पर अभी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है और इसको मैं आप लोग को मानचित्र के माध्यम से भी थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करते चलता हूँ, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जो आपका भारत का भूगोल है हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार एसएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली उसके लिए, और इसके अलावा जैसे कि आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबके लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है, ठीक है। 10 सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग सभी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी के वेबसाइट पे जा कर के सरकारी रिजल्ट पर भी दे दिया होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई गड़बड़ी तो नहीं है क्या है। और अपना एक दिन पहले अपने सेंटर पर चले जाइएगा, ठीक है। और वहाँ जाके अपना होटल वोटल जो हो अपना ले लीजिएगा, क्योंकि कहीं एग्ज़ाम छूट ना जाए आप लोग का, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, कल देखे थे हम भारत की स्थिति और विस्तार। आज हम देखेंगे भारत के पर्वत और भारत के पर्वतीय दर्रे और भारत की नदियाँ। 3 चैप्टर हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आज समाप्त करने का। क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप लोग आराम से डटे रहिएगा, ठीक है। तो और देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रधान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। और इसमें 399 चार्ज है, तो 399 आप इसी नंबर पर पे करना पड़ेगा, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से। और जो पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। वहाँ मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूँगा और आपको जितने भी प्रीवियस यानी कि पहले जो क्लास हो चुकी है उसका पीडीएफ, उसका वीडियो, नोट्स, सारा चीज़ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है तो आप आराम से 1 सप्ताह में कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से पीडीएफ लेकर के आप तैयारी कर लीजिए, फटाफट आपको तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत के पर्वत हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और लाइव आ जाइए फटाफट। देखिए ये इसमें बहुत सारा सवाल है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि सर दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को दिखने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो दिखेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको देखते चलना है, ये याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। तो भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है दोस्तों, वो है आपका हिमालय पर्वत। और हिमालय जो पर्वत है ना, ये 3 श्रेणियों से आपका मिलकर के बना हुआ है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये तीनों हिमालय आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। देखिए, हिमालय जो पर्वत है ना, ये वलित है। वलित मतलब देखिए ये मुड़ा हुआ पर्वत है आपका, ठीक है। ये वलित पर्वत का आपका उदाहरण है आपका हिमालय पर्वत। अब जैसे वलित पर्वत का उदाहरण और भी पर्वतें हैं, जैसे कि रॉकीज पर्वत जो अमेरिका में है ना, वो भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है आपका, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है ना। इसी को कहा जाता है K2, है ना। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत में, देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो
611 मीटर इसकी ऊंचाई है आपका, ठीक है ना। ये कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर में है आपका, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, और ये है आपका सिक्किम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा दोस्तों, और ये है कहाँ, तो सिक्किम में है आपका, ठीक है, याद रखना है। अगला है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम का मतलब नया, है ना, तो नया जो है वो हिमालय पर्वत का बना हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ये नवीनतम पर्वत के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका हिमालय, है ना। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है दोस्तों, तो प्राचीन कौन सा हो जाएगा आपका, अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत में आपका गिना जाता है, इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अगला है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहिए कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। ऐसे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा K2, ठीक है। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो हिमालय की वो कौन सी पर्वत चोटी है दोस्तों जो असम में है ना, असम राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा आपका नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा जो ये आपका किसका भाग है, तो ये हिमालय का ही भाग है आपका, ठीक है। अगला है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो टेथिज सागर से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आज जहाँ पर हिमालय आपको खड़ा दिख रहा है ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो ये हिमालय पर्वत है ना, तो ये हिमालय जो है दोस्तों यहाँ पर पहले क्या था, तो यहाँ पर पहले टेथिज सागर था, है ना, टेथिज सागर था आपका यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका 9 नंबर, कह रहा है कि हिमालय का पाद प्रदेश। देखिए, पाद प्रदेश का आपको पहले बताया कि हिमालय जो है ये 3 श्रेणियों से आपका मिलकर के बना हुआ है। सबसे उत्तरी जो हिमालय है ना, इसको कहते हैं महान हिमालय, है ना, या फिर इसी को कहते हैं हिमाद्री हिमालय। बीच वाला जो है इसको कहते हैं मध्य हिमालय, है ना, क्या कहते हैं, मध्य हिमालय, या फिर इसका एक और नाम है हिमाचल हिमालय भी। और जो तीसरा है सबसे नीचे वाला दोस्तों, है ना, सबसे लास्ट वाला, इसको कहते हैं आपको पाद हिमालय, है ना, तो ये आप याद रखिएगा। और इसी को कहते हैं शिवालिक हिमालय भी आपका, है ना, ये सबसे बाद में बना हुआ था शिवालिक हिमालय। सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो महान हिमालय, उसके बाद निर्माण हुआ मध्य हिमालय, और उसके बाद निर्माण हुआ आपका शिवालिक हिमालय। तो सबसे नवीन जो है वो शिवालिक हिमालय है, और इसी को कहते हैं पाद हिमालय, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों कि नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत है ना, ये उत्तराखंड में है ना, कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, तो ये कुमायूं हिमालय में है। बद्रीनाथ कहाँ है, कुमायूं हिमालय में है। अगला है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच है ना, हिम रेखा। तो हिम रेखा जो हिमालय में कहाँ पर ही पाया जाता है, तो अगर आप हिमालय पर्वत पे चढ़िएगा तो 4500, है ना, 4500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में क्या पाया जाता है, हिम रेखा पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, हिम रेखा। अगला सवाल है कि कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है ना, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो वो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, है ना। पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, है ना। इसकी ऊंचाई अब चेंज हो गई है, आपको नया आपको देखने को मिलेगा 8850 मीटर, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में रहे आपको यहाँ से टिक करके चलना है। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, इसी को कहते हैं K2। कहाँ है, तो काराकोरम सियाचिन ग्लेशियर में है ना। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखने हैं दोस्तों। अगला है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम है इसी को कहते हैं दोस्तों कृष्णगिरी। क्या कहते हैं, कृष्णगिरी। अगला है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, तो हिमालय क्षेत्र में दोस्तों बहुत लंबी लंबी घाटियां हैं, इसको कहते हैं दून। क्या कहते हैं, दून कहा जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, है ना, गुलमर्ग। ये क्या है आपका, तो ये घास के मैदान है आपका दोस्तों, है ना, घास के मैदान है, छोटे छोटे घास के
मैदान है आपका। अगला है कि लघु हिमालय श्रेणी में के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो इसको बुग्याल या प्यार कहते हैं, है ना। बुग्याल या प्यार कहते हैं उत्तराखंड में, है ना। और जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है घास के मैदान को? तो मर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड में तो बुग्याल और प्यार कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है दोस्तों? तो सतलज नदी और काली नदी इसके बीच में जो क्षेत्र है वो है कुमायूं हिमालय, है ना। हिमालय को देखिए, एक तो हिमालय को बांटा गया है आपको मतलब कि श्रेणी के हिसाब से, जैसे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और एक नदी के हिसाब से भी इसको बांट दिया गया है। तो ये काली नदी और सतलज नदी इसके बीच का जो हिमालय है इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, है ना। तो हिमालय को कई तरीके से बांट कर पढ़ाया गया है दोस्तों। ये जब डिटेल में पढ़िएगा ना तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। अगला है कि काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का कौन सा प्रदेश है? तो काली नदी और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय, ठीक है। तो याद रखिएगा, सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय और काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, ध्यान रखना है। अगला है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है ना। नेपाल में सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहते हैं ना। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहते हैं। अगला है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया था? देखिए, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आपको पता है जो नेपाल में है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस पर सबसे पहले जो विजय प्राप्त किसने किया था? तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। कब? तो 1953 ईस्वी में, है ना। ये याद रखना है, 1953 ईस्वी, ठीक है। अगला है प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी है, तो ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है दोस्तों, नंदा देवी, ठीक है। कुमायूं हिमालय का ही भाग है। और कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा जो है दोस्तों ये म्यांमार में है ना, म्यांमार में है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है ना काफ़ी लंबा चौड़ा है आपका, ठीक है। तो ये म्यांमार तक ये पूरा फैला हुआ है। तो अराकानयोमा जो है ये आपका ये म्यांमार में है। अगला है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, अभी आपको बता दिया गया, है ना। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच? धौलाधर तथा पीर पंजाल। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये हो जाएगा नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था दोस्तों सेनोजोइक काल में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक काल में, ठीक है। और सबसे नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय ही आपका है आपका, ठीक है। इसी को पाद हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिमालय की दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो हिमालय का दूसरा, है ना, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम में है, मैंने अभी आपको बता दिया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, है ना। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, अभी आपको बताए कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली है। आपको कमेंट करके बताना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, बताइए तो कमेंट करके अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो है अजंता। जी हाँ, अजंता की जो ये पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है आपका, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, वो हो जाएगा अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है ना ये वलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि ये इतनी पुरानी पर्वत हो गई है जो अब टूट फूट के बहुत छोटा हो गया आपका। ये है आपका अरावली पर्वत, यहाँ गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैला हुआ है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ना वो भी अरावली के रायसीना हिल पर ही स्थित है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत
का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैंने अभी आपसे कमेंट में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। जी हाँ, क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब हमको एक चीज़ और आप बताइए कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ऊंचाई भी कई बार एग्जाम में भाई साहब आ चुका है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है ये हमें बता दीजिए। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट, अब देखिए पश्चिमी घाट ये है पश्चिमी घाट पर्वत, यानी कि ये मैंने फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो एक भ्रंश कगार है दोस्तों, भ्रंश कगार है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। नेक्स्ट है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, इसी को कहते हैं सह्याद्री, है ना, इसी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वैसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, उसको कहेंगे प्रायद्वीप। तो भारतीय जो प्रायद्वीप है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाई मुडी। और अनाई मुडी भाई साहब कहाँ है? तो अनाई मुडी जो है वो आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में है ना, कहाँ है? केरल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट करके बताइए। मैंने कई बार ज्योग्राफी पढ़ाते समय आप लोग को अनाई मुडी, है ना, दोदा बेटा, अन्नामलाई पर्वत, इसकी चोटियाँ मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये अनाई मुडी जो है दोस्तों, ये आपको अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में इसकी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में ही है, और ये केरल में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, या फिर पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो भी अनाई मुडी हो जाएगा आपका, है ना। और प्रायद्वीपीय भारत का अगर पूछ दिया जाए तो वो भी अनाई मुडी हो जाएगा आपका। अगर दूसरी पूछ लिया जाए दोस्तों कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोदा बेटा। और दोदा बेटा जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी अरावली हम कह रहे हैं, नीलगिरी दोस्तों। अरावली की तो अभी आपको बताया था ना, गुरु शिखर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेटा आपका। ठीक है, हाँ, यहाँ थोड़ा सा गलत निकल गया था आपका। अगला सवाल है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित है। देखिए, तो ये है आपका पश्चिमी घाट, है ना, ये वेस्ट है, और ये है आपका ईस्ट। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट दोनों आकर के मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पर? तो यहाँ पर है आपको तमिलनाडु में एक पर्वत है जिसको कहते हैं नीलगिरी, है ना। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। और ये नीलगिरी पर्वत में दोनों आकर के मिल जाता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं वो है कार्डेमम की पहाड़ी, है ना, कार्डेमम की पहाड़ी। इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है आपका। अगला है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर। तो पूर्वी घाट पर्वत आपका दोस्तों ये रहा, है ना, ये रहा पूर्वी घाट पर्वत। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है, और महेंद्रगिरी है कहाँ? तो ये है आपको उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है आपका। नेक्स्ट है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है? तो ये है आपका केरल में, है ना। केरल में है आपका दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियाँ, है ना, इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। अगला है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? देखिए गिरनार याद रखिएगा, गी से गिरनार, ग से गुजरात, है ना। गिरनार पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये गुजरात में है आपका। गारो खासी जयंतिया, ये गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में है? तो मेघालय में है ना। और ये यही तीनों पहाड़ी के वजह से मेघालय में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है माशिन राम में आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी बताया अनाई मुडी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में आपका स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत और म्यांमार, तो ये हो जाएगा खासी, पटकोई बूम और अराकान योमा। ठीक है, खासी जो पहाड़ियाँ हैं, पटकोई पहाड़ियाँ हैं, और अराकान योमा पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों ये आपको पड़ता है कहाँ? तो झारखंड में, है ना, झारखंड में पड़ता है। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है ना। कौन है? पारसनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धूपगढ़
चोटी स्थित है? तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा रेंज में है। धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में है। अगला है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में, है ना। अरावली जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत की श्रेणियाँ जो है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। K2 के बाद भारत में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, है ना। और कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। नेक्स्ट है कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों? बताइए, कोडाइकनाल जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कोडाइकनाल। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो है आपका, ये है आपका केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में है। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली। अरावली पर्वत देखिए मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये है आपका अरावली और ये है आपका उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम कोना में है आपका अरावली पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए सभी लोग? सह्याद्री क्षेत्र। सह्याद्री क्षेत्र नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो पश्चिमी घाट अभी आपको बता दिया गया। गुरु शिखर चोटी है आपका राजस्थान में, है ना। गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में, बहुत बार एग्जाम में आया है शिवराय की पहाड़ियाँ, तो ये है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी बताया गया, है ना। कि पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाती है। और ये कौन सी पहाड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, ये 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन राज्य? तो ये तो हो जाएगा कर्नाटक, ये हो जाएगा तमिलनाडु और ये वाला हो जाएगा केरल। तो ये 3 राज्य में आपका फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है दोदा बेटा, है ना। दोदा बेटा नाम है दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का। अगला है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। देखिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दो ऐसी नदी है दोस्तों जो आपका बहती है किधर की ओर? तो पश्चिम की ओर बहती है ना। किधर बहती है? ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के, है ना। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और पश्चिम की ओर बहती है ना। भारत की सबसे लंबी नदी है जो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना। और ये भरंस घाटी से होकर के आपका बहती है, ठीक है। भरंस घाटी यानी धसान घाटी से होकर के बहती है ये दोनों नदियाँ, है ना। और ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ के मध्य स्थित है आपका नर्मदा और तापी। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो चोटी है दोस्तों वो है सैंडल पीक आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। नेक्स्ट है आपका कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी हो जाएगा नामचा बरवा। सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हिमालय का? नामचा बरवा है ना, नामचा बरवा, ठीक है। तो ये रहा आपका पर्वत से संबंधित प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, है ना। ये आपका हम देख लिए अभी पर्वत हो गया आपका, भारत के स्थिति और विस्तार से देख लिए। अब चलते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, पर्वतीय दर्रे के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए दोस्तों इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है और आप सभी एक लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए कितनी शर्म की बात है ना। कम से कम एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले समय में आपको सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, है ना। सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी। आपके जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो एकदम रेडी रहिएगा। सीटेट के साथ साथ यहाँ पर बीटेट की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी भी तैयारी होगी हमारे यहाँ। एस्टेट की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो एस्टेट की भी तैयारी हमारे यहाँ होगा। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। हर एक चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी, सारा व्यवस्था यहाँ पर दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम बने रहिएगा, डटे रहिएगा। और प्रधान शिक्षक का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 7857824310, ठीक है। ये हमारा नंबर है। आप कांटेक्ट करके पेमेंट करके आप 399 का पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत के पर्वतीय दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। आप लोग थोड़ा वीडियो को ना जूम कर लीजिएगा ताकि आप लोग को दिख सके, ठीक है।
नहीं तो अपना क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को जवाब ही देना है, चुपचाप कान में लगा करके सुनते रहिए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पहला प्रश्न पर। दर्रे सा दर्रा का पहला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। देखिए, जो आर्य लोग थे ना, ये भारत में जब आए थे दोस्तों, तो ये खैबर दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, खैबर दर्रा। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है, तो सीप किला दर्रा, है ना। सीप किला दर्रा जो है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है, तो ये बनिहाल दर्रा को, है ना, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है दोस्तों, तो अरावली, है ना। पिपली घाट दर्रा जो है ये अरावली वाला क्षेत्र में स्थित है। अगला है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दर्रा से दोस्तों एक सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये थाल, भोर और एक है पाल, ये तीनों जो दर्रा है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थाल है ना, ताल मैंने लिख दिया दोस्तों, ये थाल घाट हो जाएगा, है ना। ये ताल नहीं है, यहाँ पर थाल है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, ये थाल घाट हो गया, भोर घाट, पाल घाट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा है पाल घाट। पाल घाट जो है दोस्तों, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है आपका। ठीक है, केरल को तमिलनाडु से। और केरल कहाँ पड़ी है, तो ये हो जाएगा केरल और ये हो जाएगा तमिलनाडु, तो ये दोनों को दोस्तों जोड़ता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये म्यांमार से जोड़ता है आपका तूजू दर्रा। अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। नाथुला और जैलेपला दोनों कहाँ है, तो दोनों आपका सिक्किम में है, नाथुला और जैलेपला। नेक्स्ट है आपका बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो बताइए बनिहाल दर्रा कहाँ है, बोमडीला दर्रा कहाँ है, सीधा पूछ लेगा आपसे, है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा। नेक्स्ट है कि जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है। जोजिला और बुर्जिल दोनों कहाँ है, तो दोनों जम्मू कश्मीर में है आपका। ठीक है, अगला है कि कौन सा दर्रा सिक्किम में है, तो नाथुला और जैलेपला। नाथुला और जैलेपला कहाँ है, सिक्किम में है ये दो दर्रा। ठीक है, सिंपल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है कि जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। अगर आपको जाना है जम्मू से कहाँ, श्रीनगर, तो आप बनिहाल दर्रा से होकर के जाइएगा। ठीक है, जम्मू से कहाँ जाना है, श्रीनगर, तो बनिहाल दर्रा से होकर के आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं, है ना। तो किस पर्वत दर्रे से होकर के दोस्तों पर्वत यात्री जो है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत घाटी होकर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये माना दर्रा से होकर के जाते हैं। अगला है टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है, तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार, है ना। नेक्स्ट है आपका कि खैबर दर्रा कहाँ है, और यही खैबर दर्रा से होकर के दोस्तों आर्य लोग कहाँ आए थे, तो भारत आए थे आपका। ठीक है, तो ये खैबर दर्रा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान वर्तमान में है। पाल घाट किसके मध्य है, तो अभी आपको बताए कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो पाल घाट जो ये दर्रा है ना, ये नीलगिरी को अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है आपका, है ना, केरल और तमिलनाडु को ये जोड़ता है। नेक्स्ट है कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा दोनों आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेग जाने का रास्ता है, सॉरी लेग नहीं लेह लिखना चाहिए यहाँ पर। तो लेह जाने का जो रास्ता है ना, वो जोजिला दर्रा से है आपका। ठीक है, तो ये दर्रा से संबंधित 18 महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ा दिया गया, पर्वत पर्वत पढ़ लिए, दर्रा पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत की नदियाँ। ठीक है, तो नदियाँ से भी आपको एक या दो सवाल फिक्स है कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं भारत की नदियाँ से। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, है ना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सभी लोग, मेरे भाई बहन, है ना। और जाते जाते एक सब्सक्राइब भी करते चले जाइएगा। अगला प्रश्न हम देख ले रहे हैं आपका भारत की नदियाँ से। नदियाँ से यहाँ पर मैंने 60 70 80 प्रश्न लगभग यहाँ भी देखने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ क्योंकि गला भी थोड़ा सा फंस रही है।
तो नदी का पहला सवाल है दोस्तों कि हिमालय पार नदियाँ। देखिए, हिमालय पार नदियाँ का मतलब क्या हुआ कि ये नदियाँ जो है ना, ये हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकल रही है? तो हिमालय से निकल रही है। इसी को कहते हैं दोस्तों हिमालय पार नदियाँ। अगला है कि नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम से जाना है ना, लंबाई के हिसाब से। तो सबसे लंबा ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंबाई के हिसाब से। नेक्स्ट है कि भारत की बृहत्तम नदी। तो भारत की बृहत्तम नदी जो है ये गंगा नदी है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए, बृहत्तम नदी पूछ लिया जाए, तो आपको गंगा टिक करना है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में आपको क्या कहते हैं? तो जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं आपका। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, इसको मेघना कहते हैं। और यही मेघना जो नदी है दोस्तों, ये मेघना नदी है, ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है ना, सुंदरवन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है? नौगम्य मतलब इसमें नौका गम्य किया जाता है ना। तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, तो इसमें नौका गम्य भी होता है। अगला है कि नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु है दोस्तों वो गंगा नदी पर है आपका। ठीक है, अगला है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा मैंने अभी आपको बता दिया, ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी इधर से जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, दोनों नदी आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये दोनों नदी मिलती है तो इसका नाम पड़ता है आपको मेघना नदी। और यही मेघना नदी की क्या निर्माण होता है दोस्तों? तो इससे सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। अगला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये उत्तराखंड तथा तिब्बत में है आपका। ठीक है, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गोमुख से निकलती है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है आपका। ठीक है, मानसरोवर झील से। अगला है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली जो नदी है सांगपो, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। देखिए, सांगपो जो नदी है दोस्तों, ये कोई और नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र ही नदी है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो नदी। और यही नदी अरुणाचल प्रदेश में होकर के ये फिर प्रवेश करती है ना। और इसको असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्र की। तो यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। जी हाँ, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई दोनों का 2900 किलोमीटर है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो माजुली एक द्वीप है दोस्तों, है ना। क्या है? एक द्वीप है, और ये नदी द्वीप है आपका। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है असम राज्य में। अगला है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो हो जाएगा बेतवा नदी। दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों? तो सबको पता है कोसी नदी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया है, आप लोग को याद भी होगा। तो कोसी नदी जो का ये है, ये बिहार की शोक है। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी जो है ना, ये सप्त कौशिकी से निकलती है नेपाल से, और ये मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र से आती है। इसके वजह से इसका जो ढाल होता है ना, काफ़ी तीव्र होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा जान माल की क्षति करती है आपको इंडिया में आकर के। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो हो जाएगा आपका सतलज नदी। नेक्स्ट है कि नदियों में से कौन सा विनाशक नदी कहलाती है दोस्तों? तो कोसी नदी, है ना, क्योंकि ये आपका शोक इसको कहा जाता है बिहार का। बंगाल का शोक किसको कहते हैं दोस्तों? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी भी ना पहले बहुत ज़्यादा उत्पात मचाती थी, लेकिन इस पर बहुत सारा बांध बन गया, इसके वजह से ये अब शांत हो गया। ठीक है, तो बंगाल का शोक हो जाएगा दामोदर। अगला है वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है
जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा और सोन नदी। जी हाँ, नर्मदा और सोन। देखिए ये है आपका मध्य प्रदेश और यहाँ से निकलती, ये है आपका अमरकंटक, यहाँ से निकलती है आपको नर्मदा नदी, जो किधर की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी वेस्ट की ओर बहती है। जबकि जो सोन नदी है दोस्तों, तो यहीं से सोन भी निकलती है, जो आपको उत्तर दिशा की ओर बहती है आपका सोन नदी। ठीक है, तो ये दोनों एक ही जगह से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है आपका तवा। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, अगला सवाल है आपका, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, तो उड़ीसा का शोक कहते हैं ब्राह्मणी नदी को, है ना। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को। इंदौर के समीप स्थित जानपाव की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों चंबल नदी का, है ना। जानपाव की पहाड़ी का जो पहाड़ी स्रोत क्या है? तो ये चंबल नदी का स्रोत है आपका जानपाव की पहाड़ी, और ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी, है ना। लूनी नदी जो बहती है दोस्तों, ये आपको राजस्थान में बहती है और इसको लवन नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो नदी है वो है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात का जो निर्माण करती है दोस्तों, ये भेड़ा घाट के नज़दीक, और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है आपका नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी, और यही नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो दोस्तों, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना, याद रखिएगा, है ना। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो किस चीज़ का निर्माण करती है भाई साहब? तो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगला है कि कौन सी नदी ज्वारनद मुख निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन विशेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? शेष 3, यहाँ पर 3 कहाँ है भाई साहब? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अगला है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा जो है ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है नर्मदा नदी, महानदी और आपकी सोन नदी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करते चलिएगा भाई साहब। जितने लोग आ गए हैं, 700-800 लोग लाइव रहते हैं और लाइक मात्र 200 रहता है, 150 रहता है। बताइए कितना नाइंसाफ़ी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं नाइंसाफ़ी? तो नाइंसाफ़ी मत कीजिए हमारे साथ, है ना। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट हो जाए, है ना। जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जितने लोग हमारे वीडियो देखे हैं, सबका रिजल्ट हो जाए, है ना। 1 लाख लोग का रिजल्ट हो जाए, है ना। 1 लाख का तो नहीं होगा क्योंकि 40,000 ही सीट है, तो 40,000 का ही रिजल्ट हो जाए मेरे यहाँ से बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप लोग अपना मेहनत करते रहिए और हम आप सभी के लिए मेहनत करते रहें, है ना, ताकि आप लोग की तैयारी होते रहे। अब देखिए 150 सवाल वाला जो बात है, 150 सवाल बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि सर 150 क्वेश्चन का PDF बनाया जाए, तो वो भी मैं आप लोग को लेकर के आऊँगा। ठीक है, 1-2-3 प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, 150 वाला भी, आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो 150 वाला भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्षिण भारत की जो नदी है ना, उसमें सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, है ना, कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। अगला सवाल देखिए कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदी गोदावरी है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गोदावरी नदी जो निकलती है ना, ये रहा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक है त्रियंबक गांव, है ना। त्रियंबक जो गांव है ये पड़ता है नासिक जिला में। ठीक है, तो नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है आपको नर्मदा नदी, है ना, यहीं से निकलती है आपका, और अरब सागर में गिर करके डेल्टा का ये निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको कोई सहायता करता है, ये कोई बड़ी नदी बह रही है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल करके
क्या कर रही है, तो बड़ी नदी को सहायता ही न कर रही है। बड़ी नदी में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो क्या होगा, बड़ी नदी हमेशा पानी से भरपूर रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया सहायक नदी आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला है भारत में सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारत में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत की वो सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम यानी कि वो निकलना, उद्गम मतलब उदय होना, और मुहाना मतलब जाकर के गिरना। तो उद्गम उदय होना, निकलती भी है और डूबती भी है कहाँ, तो भारत में। इस हिसाब से जो सबसे लंबी है वो है गोदावरी नदी। अगला है कावेरी नदी का उद्गम हो जाएगा ब्रह्मगिरी, कुर्ग या ब्रह्मगिरी, है ना। कावेरी कहाँ से निकलती है, तो ये है आपका कुर्ग या ब्रह्मगिरी, कर्नाटक राज्य में है आपका। कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों में है। तो कावेरी जल जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अब इसका सोल्यूशन हो चुका है। अगला है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों, तो कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ लिया जाए तब हो जाएगा कावेरी नदी आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया कावेरी नदी। ठीक है, अगला है कृष्णा नदी उद्गम कहाँ है। देखिए कृष्णा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। तो कृष्णा नदी जो निकलती है ना, ये महाबलेश्वर से निकलती है ना। महाबलेश्वर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है महाबलेश्वर, और यहीं से निकलती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूधगंगा। नेक्स्ट है कि इंडो ब्रह्मा है। तो इंडो ब्रह्मा दोस्तों ये भी एक नदी ही है ना। ये भी क्या है, तो एक नदी ही है और एक पौराणिक नदी है आपका। अगला है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से आपका निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट है दोस्तों कि खाली स्थान भूमि बंधित नदी है, तो ये हो जाएगा लूनी। देखिए भूमि बंधित का मतलब क्या हुआ ना, कि लूनी नदी तो निकल तो रही है ठीक ठाक, है ना, लेकिन जाकर के इसका मुहाना ही नहीं है, क्योंकि ये दलदल में जाकर के खो जाती है आपका। ठीक है, तो इसी को कहते हैं भूमि बंधित नदी, तो वो हो जाएगा लूनी नदी आपका। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा कौन सा है दोस्तों, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम है आपको सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट है कि मानस किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है आपको मानस, है ना। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, या फिर सहायक नदी कह सकते हैं, उपनदी या फिर सहायक नदी कह सकते हैं, है ना, सहायक नदी कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा जो नदी है ये भ्रंश ध्वनि से होकर के गुजरती है। अगला है सोन और नर्मदा कहाँ से निकल रही है, तो अमरकंटक से। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन की होता है दोस्तों, तो कोसी नदी, है ना। इसीलिए इसको रास्ता बदलने वाली नदी भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पथ प्रदर्शित करती है दोस्तों, पथ को मतलब परिवर्तन करती है कोसी नदी, और यही कारण है ना कि इसमें ज़्यादा जान माल की क्षति होती है ना। क्योंकि अभी नदी इधर बह रही है, फिर कब इधर बहने लगेगी, कभी इधर बहने लगेगी, है ना। क्योंकि इसमें जब बाढ़ आता है ना तो जिधर पारती है उधर ये बहने लगती है। ठीक है, अगला सवाल है कि हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो हिमालय को काट करके जो बहने वाली नदियाँ हैं वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सतलुज और सिंधु नदी। क्योंकि ये नदियाँ जो निकल रही है ना हिमालय से निकलती है, तो हिमालय को काटते हुए तो बहेगी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो भरंस घाटी से होकर के बहती है दोस्तों, तो वो नर्मदा नदी, और एक नदी है और ताप्ती नदी, है ना। नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाएगा आपका, भरंस घाटी से होकर के बहती है। अगला है हिमालय काट करके हो गया आपका, नर्मदा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। लूनी नदी किस में गिरती है, तो कच्छ के रन में जाकर के ये आपका भुला जाती है, यानी कि खो जाती है ना, कच्छ के रन में। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में बहता है ना। नर्मदा नदी जो निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक से, है ना। तो मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा बहेगी, और मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के पास जाकर के, है ना, गुजरात के खंभात की खाड़ी पर पास जाकर के गिर जाती है आपको अरब सागर में। अगला है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी, तो डेल्टा बनता है कावेरी,
गंगा और महानदी से, है ना। और भी नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये है देवप्रयाग, है ना। देखिए गंगा जो है ना डायरेक्ट गंगा नहीं निकलती है, इधर से आती है भागीरथी नदी, इधर से आती है देवप्रयाग नदी, और ये दोनों नदियाँ आकर के मिल जाती है दोस्तों कहाँ, तो देवप्रयाग में, है ना। देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती है, और यहाँ के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इधर है भागीरथी और इधर है अलकनंदा, ये दोनों नदी आती है कहाँ, तो देवप्रयाग में, यहाँ मिलती है, वो आगे बढ़ती है, तो इसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, अगला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। तो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है ये चंबल और साबरमती से विभाजित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी जो निकलती है ये मानसरोवर झील से निकलती है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है बगल में ही आपका। ठीक है, अगला है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से निकलती है दोस्तों। गोदावरी नदी कहाँ से, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। अगला है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच है दोस्तों नर्मदा नदी आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, तो वो हुगली नदी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया था, तो वो हो जाएगा राजग सरकार के शासनकाल में। अगला है कि नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी, अभी ये क्वेश्चन आ चुका था। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस मुख पर है, तो हुगली नदी का दोस्तों मुख सबसे बड़ा है। अगला है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी, है ना। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएगा वो सिंधु नदी। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है, तो वो नर्मदा नदी, है ना। कौन सी नदी जो है दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो माही नदी। अरब सागर में जैसे और भी बहुत सारी नदी गिरती हैं, है ना, जैसे कि आपको माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, पेरियार हो गया, है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, छोटी नदियाँ हैं ये सभी। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगला है शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, तो मिलाम हिमनद। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है, तो नर्मदा नदी, कोसी नदी यहीं से निकलती है आपका। ठीक है, सॉरी कोसी नहीं, सोन नदी दोस्तों, है ना। कोसी तो आपका नेपाल से आती है। अगला प्रश्न है कि किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में से ही मिलती है, और दूसरी अरब सागर में प्रवाहित होती है। तो अरब सागर में चली जाती है नर्मदा नदी, जबकि ये सभी नदियां कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है आपका। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा किया है, वो है गंगा नदी, है ना। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा, वो गंगा नदी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा गोदावरी नदी। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, तो हगरी जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की, कोपली ब्रह्मपुत्र की। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है आपको बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है ना, याद रखिएगा राकसताल झील से। अगला है सिंधु नदी का उद्गम हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रृंखला से, है ना। सिंधु नदी वही मानसरोवर के पास से ही निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वो हो जाएगा माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों तो गोमुख से, कहाँ निकलती है, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। अगला है कि भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तलछट को परिवाहित करने वाली। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है, वो हो जाएगा आपका सतलज नदी, है ना। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है, सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ
पश्चिम की ओर बहती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए नर्मदा नदी जो है ना ये पश्चिम की ओर बहती है ना। बाकी नदियाँ अमरकंटक से जो निकलती है वो आपको उत्तर की ओर बहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी जो है पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका होकर के बहती है। यानी कि जो पश्चिम की ओर है ना वो रिफ्ट घाटी वाला क्षेत्र है, धसान घाटी का क्षेत्र है। इसी वजह से वो नदी उधर की ओर बहने लगती है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। आपका अगला है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? तो चंबल हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा। तो तीन वीडियो यहाँ पर मैंने अभी देखा आपका। ठीक है, जैसे कि एक अभी देखे हम भारत की स्थिति और विस्तार, तो हम लोग कल ही देख लिए थे। आज हम देखें पर्वत, दर्रा और नदी। इसमें अभी और भी बाकी है, जैसे कि प्रमुख नदी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, झील है, जलप्रपात है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जलवायु है, वन है, प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टी है, कृषि है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, उद्योग है, परिवहन तंत्र है। बहुत चैप्टर है और ये बहुत रहने से कुछ नहीं है, इसको मैं बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग सभी लोग बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर सब लोग कर दीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। यही हमारा फ़ोन नंबर भी है। इसमें 399 चार्ज है। आप पे करके हमसे प्रधान शिक्षक के सभी PDF आप ले सकते हैं। पीछे जितना क्लास हुआ है इम्पॉर्टेंट, चाहे वो DLED का हो, समान अध्ययन हो, मैथ हो, करेंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी चीज़ का आपको यहाँ पर PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक सप्ताह आपके पास मात्र समय है दोस्तों। 22 तारीख को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड भी निकलने लगी है। तो जिस घड़ी की हमें इतने दिन से इंतज़ार थी है ना, अप्रैल से हम तैयारी करवा रहे हैं, मार्च अप्रैल से दोस्तों। तो उसी समय से मतलब कि हम लगे हुए हैं और आज जा कर के ये सफलता मिलने वाली है। ठीक है, और सफलता कब मिलेगी? जब आप लोग 1000 लोगों का हमारे यहाँ से रिजल्ट होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ से कम भी तो 1000 लोग का रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग लगे रहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी का रिजल्ट हो। बस थोड़ा सा मेहनत करते रहिए है ना, दिल से मेहनत कीजिए और दिल से थोड़ा सा एक लाइक भी कर दीजिए है ना। तो फिर हम मिलेंगे दोस्तों कल है ना। कल देखिए आज रात में भी क्लास होगी आपकी 9 बजे से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा क्लास मैं अभी आप लोग का लूँ है ना। जो भी आप लोग का इधर क्लास छूट गया था मैं सारा मैनेज कर दूँगा, टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए। और पीछे हम इतना पढ़ा दिए हैं, चाहे वो DLED हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, आपका समान अध्ययन हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, करेंट अफेयर हो, क्या नहीं कराए हैं है ना, क्या नहीं कराए हैं। अब जाकर के देखिए तो सही, अब जाकर के देखिए तो सही मेरे भाई साहब। मेरे चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको प्रधान शिक्षक तैयारी की, वहाँ पर आपको प्रधान शिक्षक का जितना भी वीडियो होगा ना 150-200 वीडियो सारा मिल जाएगा। उसको देख लीजिए, बस काफ़ी है, रामबाण है वही है ना। उसको भी देख लेते हैं तो बहुत है। अब समय नहीं है तो PDF से पढ़ लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, 7857824310 ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। 7857824310 पर आपको यहाँ से PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हो गया इसका दूसरा पार्ट समाप्त। इसका तीसरा पार्ट हम फिर ले करके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके बाद हम सीटेट तैयारी करवाएंगे, DLED तैयारी करवाएंगे, BED की तैयारी करवाएंगे, स्टेट तैयारी करवाएंगे है ना, BTET तैयारी करवाएंगे, BPSC तैयारी करवाएंगे, हर एक चीज़ का तैयारी होगा दोस्तों। तो आपके परिवार, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी जो भी हो उनको बता दीजिए, उनको चैनल से जोड़िए, उनको परिवार को बड़ा कीजिए है ना। क्योंकि ये आप ही का तो परिवार है, कैरियर परिवार, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है कैरियर परिवार। आप लोग अपना कैरियर बनाइए और परिवार को में और भी लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा है कि आप लोग ऐसा कीजिएगा और अपना तैयारी को जारी रखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।